वेलकम बैक एवरीवन इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द सीरीज कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। लास्ट के लेक्चर में हमने इकोनॉमी के दो दुश्मनों के बारे में बात करी थी, एक इन्फ्लेशन और दूसरा डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन के केस में मनी सप्लाई को हम क्या करते हैं जी, डिक्रीज करते हैं, और डिफ्लेशन के साथ टैकल करने के लिए मनी सप्लाई को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ये लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, डू गो थ्रू दैट वीडियो फर्स्ट, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि जब तक आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है कि इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई को डिक्रीज क्यों करते हैं और डिफ्लेशन में मनी सप्लाई को इंक्रीज क्यों करते हैं, तब तक आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर नहीं होंगे। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लो कि इन्फ्लेशन केस में मनी सप्लाई के साथ कैसे डील किया जाता है और डिफ्लेशन केस में मनी सप्लाई के साथ कैसे डील किया जाता है। तो जो मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज करना है आरबीआई ने, ये आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू डिसाइड करता है। तो अगर आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए बनाई है, तो ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी को मैं बोलता हूं टाइट मनी पॉलिसी या फिर डियर मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन अगर यही मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई ने मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए बनाई है, तो ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी को मैं बोलता हूं इजी मनी पॉलिसी या फिर चीप मनी पॉलिसी। तो अलग अलग सिचुएशंस के अंदर अलग अलग मॉनेटरी पॉलिसी के नाम दिए गए हैं। यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दीज नेम डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस सिचुएशन की यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो आइए जरा आगे बढ़ते हैं। तो हमने बोला कि इकोनॉमी के दो दुश्मन हैं, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो इन दुश्मनों से लड़ने के लिए आरबीआई के पास टूल्स हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ वेपन्स हैं। ठीक है, इन टूल्स को आरबीआई दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करता है। पहली कैटेगरी मेरे पास है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और दूसरी कैटेगरी मेरे पास है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर आरबीआई के पास 5 हथियार हैं और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंदर आरबीआई के पास 3 हथियार हैं। इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो हमारा चैप्टर यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। आज के लेक्चर में हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के दो टूल्स की बात करेंगे, एक बैंक रेट और एक रेपो रेट। हाँ जी, एक हम बात करेंगे बैंक रेट के बारे में और उसके बाद बात करेंगे हम रेपो रेट के बारे में। तो आइए जरा सबसे पहला टूल डिस्कस करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का, दैट इज बैंक रेट। हाँ जी, देखिए जब भी जनरल पब्लिक को लोन चाहिए वो किसके पास जाता है, कमर्शियल बैंक के पास जाता है। सिमिलरली जब कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए वो किसके पास जाता है, आरबीआई के पास जाता है। तो याद है हम आरबीआई को तभी बोलते हैं बैंकर्स बैंक, कि बैंक का भी बैंक कौन है, आरबीआई है। तो अगर कमर्शियल बैंक को आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए, तो बदले में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जमा कराएगा, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं बैंक रेट बोलता हूं। जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिया, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं क्या बोलता हूं, बैंक रेट बोलता हूं। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। तो आइए जरा देखते हैं यहां पे क्या लिखा है, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक कैन बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई फॉर लॉन्ग टर्म इज कॉल्ड बैंक रेट। जिस रेट पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से बोरो करता है लॉन्ग टर्म के लिए, उस रेट को मैं क्या बोलता हूं, बैंक रेट बोलता हूं। बैंक रेट का एक फीचर आपको पता होना चाहिए कि बैंक रेट पर जब भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेगा ना, उसको बदले में कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देयर इज नो नीड टू कीप एनीथिंग एज सिक्योरिटी विद द आरबीआई बाय द कमर्शियल बैंक इफ कमर्शियल बैंक इज टेकिंग लोन फ्रॉम द आरबीआई ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस एट बैंक रेट। तो सेकेंड पॉइंट यहां पर यही लिखा है कि देयर इज नो नीड टू कीप एनीथिंग एज कोलेटरल सिक्योरिटी while taking a loan at a bank rate। कुछ भी सिक्योरिटी, कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं है कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास, अगर वो बैंक रेट के ऊपर क्या लेता है, लोन लेता है। बैंक रेट के बारे में एक चीज़ और जान लो कि बैंक रेट इतना इंपॉर्टेंट टूल नहीं है, इतना सिग्निफिकेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी का, क्योंकि बहुत रेयर सिचुएशन होती है कि कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया हो। ठीक है, जनरली कमर्शियल बैंक आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेता नहीं है, क्योंकि कमर्शियल बैंक आरबीआई से लॉन्ग टर्म के लिए लोन नहीं लेता, तो इसलिए आरबीआई इसको इतना यूज नहीं करता है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। लेकिन हमारे पास इसका प्रोविजन है तो इसको हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बैंक रेट का इतना कोई इंपॉर्टेंट यूज यहाँ पे नहीं है। बैंक रेट काम किस चीज़ के लिए आता है, तो बैंक रेट जी पेनल्टी के अमाउंट डिसाइड करने के लिए काम आता है। आरबीआई के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कमर्शियल बैंक को फॉलो करने पड़ते हैं। अगर कमर्शियल बैंक उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है तो आरबीआई कमर्शियल बैंक के ऊपर एक पेनल्टी लगाता है। वो पेनल्टी कितनी होगी, उस पेनल्टी का जो बेस होगा ना, वो बैंक रेट होगा। तो ये देखते हैं कि आरबीआई ने क्या फॉर्मूला दिया है वो पेनल्टी कैलकुलेट करने का। तो आरबीआई बोलता द परसेंटेज ऑफ पेनल्टी इज इक्वल टू
बैंक रेट जो भी उस टाइम पर चल रहा होगा प्लस 3 to 5%, ठीक है, 3 से 5% उसके अंदर ऐड करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कितना सीरियस क्राइम कमर्शियल बैंक ने की, आरबीआई की बात ना मानकर, ठीक है। तो पेनल्टी की अमाउंट डिसाइड करने के लिए बैंक रेट यहां पर क्या होता है जी, यूज होता है। वैसे बैंक रेट का कोई यूज नहीं है मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, लेकिन प्रोविजन है तो हमें इसको यहां पे पढ़ना पड़ रहा है। तो आइए जरा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि अगर आरबीआई बैंक रेट को यूज करता है तो बैंक रेट को कैसे यूज करेगा, ठीक है। तो व्हेन सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस बैंक रेट, अगर आरबीआई ने बैंक रेट को बढ़ा दिया तो क्या होगा। तो मुझे बताओ, अगर आरबीआई ने बैंक रेट को बढ़ा दिया तो कमर्शियल बैंक को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आरबीआई को, ठीक है। कमर्शियल बैंक को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है तो उसको लोन सस्ता पड़ रहा है महंगा पड़ रहा है, उसको लोन महंगा पड़ रहा है। उसको लोन अगर महंगा पड़ेगा तो वो पैसा कम उधार लेगा कि ज्यादा उधार लेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया ना, लोन महंगा हो गया, तो कमर्शियल बैंक लोन कम लेगा। कमर्शियल बैंक लोन कम लेगा, उसके खुद के पास पैसा कम आएगा तो लोगों को भी पैसा कम देगा। लोगों को उसने कम पैसा दिया इन द फॉर्म ऑफ लोन, तो लोगों के पास कम पैसा गया, लोगों के पास पैसा कम गया तो मनी सप्लाई क्या करी, डिक्रीज करी। समझे, कमर्शियल बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया, कमर्शियल बैंक ने लोन कम लिया तो लोगों को भी पैसा कम दिया, लोगों को पैसा कम दिया तो मनी सप्लाई मेरी क्या हुई, डिक्रीज हुई। तो बैंक रेट बढ़ाने से मनी सप्लाई मेरे पास क्या होती है, डिक्रीज होती है। और मनी सप्लाई में डिक्रीज कब करता हूं, अगर मुझे किसके साथ डील करना है, इन्फ्लेशन के साथ डील करना है। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है, तो यहां पे बोल रहे हैं बाय इंक्रीजिंग बैंक रेट इन्फ्लेशन इज कॉम्बैटेड। इन्फ्लेशन को ठीक करने के लिए, इन्फ्लेशन नाम के दुश्मन को हराने के लिए सेंट्रल बैंक बैंक रेट क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। सिमिलरली इसकी उल्टी सिचुएशन भी डिस्कस करते हैं। अगर आरबीआई ने बैंक रेट डिक्रीज कर दिया, आरबीआई ने बैंक रेट क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो कमर्शियल बैंक को लोन सस्ता पड़ेगा। भाई कम रेट ऑफ इंटरेस्ट जमा कराना पड़ रहा है अब आरबीआई के पास, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम देना पड़ रहा है तो मैं मतलब कमर्शियल बैंक लोन क्या लेगा, ज्यादा लेगा, खुद के पास ज्यादा पैसा आएगा तो लोगों को भी पैसा ज्यादा देगा। लोगों को पैसा ज्यादा दिया तो मनी सप्लाई क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। और मनी सप्लाई इंक्रीज किसके साथ डील करने के लिए करता हूं, डिफ्लेशन के साथ डील करने के लिए। यही चीज यहां पर लिखी है, आओ जरा देखते हैं इसको क्या लिखा है। तो कहता है व्हेन सेंट्रल बैंक डिक्रीजेस बैंक रेट डिफ्लेशन इज कॉम्बैटेड। तो डिफ्लेशन के साथ डील करने के लिए, डिफ्लेशन के साथ लड़ाई लड़ने के लिए सेंट्रल बैंक बैंक रेट क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। आई होप आपको क्लियर है। तो आइए जरा आगे बात करते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जो कि हमारे पास क्या है, रेपो रेट। जी रेपो रेट का दूसरा नाम एलएएफ भी है। एलएएफ का मतलब है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये जो रेपो रेट वाला कॉन्सेप्ट है, ये एग्जिस्टेंस में आरबीआई इन द ईयर 2000 लेके आया था। रेपो रेट का मतलब होता है कि अगर कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया उसको रेपो रेट बोलता हूं, ठीक है। बैंक रेट क्या था, अगर लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बैंक रेट बोलूंगा, अगर शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं क्या बोलूंगा, रेपो रेट बोलूंगा। शॉर्ट टर्म का मतलब है पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। तो रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स फ्रॉम आरबीआई, ठीक है। बैंक रेट को याद करो, बैंक रेट में कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहां पे कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, इसको समझते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों गवर्नमेंट के ना बहुत सारे खर्चे होते हैं। फॉर एग्जांपल उसको ब्रिज बनाना है, स्कूल्स बनाना है, सड़कें बनानी है, लाइब्रेरीज बनानी है, हॉस्पिटल्स बनाने हैं, हाईवेज बनाने हैं, और ये सभी खर्चे करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए होता है पैसा, ढेर सारा पैसा। ये सारा पैसा कहां से आएगा, मतलब इनकम कहां से होगी गवर्नमेंट की, और ये सारा पैसा कहां पर लगाया जाएगा, मतलब एक्सपेंडिचर कैसे करेगी गवर्नमेंट जो पैसा इसने कमाया है। ये सारा का सारा गवर्नमेंट डिसाइड करती है अपने बजट में, जिसको हम गवर्नमेंट बजट बोलते हैं। गवर्नमेंट बजट इज नथिंग बट द एस्टिमेशन ऑफ गवर्नमेंट इनकम एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये एक एस्टिमेशन है कि फ्यूचर में गवर्नमेंट कहां कहां से पैसे कमाने वाली है और कमाया गया पैसा कहां कहां पे खर्चने वाली है। तो ये जो गवर्नमेंट की इनकम होती है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम उस टाइम पे जनरेट नहीं हो पाती
जिस टाइम पे गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया उसको जनरेट होने के लिए। तो पैसे की कमी होने की वजह से काम को रोकने से अच्छा है गवर्नमेंट क्या करती है, वो उधार ले लेती है कि भाई अभी पैसे नहीं है तो एक काम करो, उधार लेके काम कर लो, जब फ्यूचर में पैसे आएंगे तो उधार चुका देंगे। अब इससे क्या होगा कि हमारा काम पोस्टपोन नहीं होगा, हमारा काम डिले नहीं होगा। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट को अपनी सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जारी रखने के लिए, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज मतलब ये सारे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, ब्रिजेस, ये सारी एक्टिविटीज को जारी रखने के लिए गवर्नमेंट को 1 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब ये 1 करोड़ की जरूरत को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट आरबीआई के पास गया, उसने बोला कि आरबीआई भैया मैं काम कर रहा था, पैसे की कमी पड़ गई, तो एक काम करो तुम मुझे अभी पैसा दे दो, कल को जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। आरबीआई ने कहा देखो ऐसा है कि भाई आजकल तो मेरे पास खुद के पास पैसे नहीं है, इकोनॉमी डाउन चल रही है, बैंक्स की हालत बड़ी खराब है, तो मेरे पास तो पैसे है नहीं, तो सॉरी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। आरबीआई ने गवर्नमेंट को बोल दिया। तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, तेरे पास नहीं है पैसे, एक काम कर लोगों से लेकर दे दे। क्या बोला गवर्नमेंट ने? लोगों से लेकर दे दे। तो बच्चों जब भी गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा ले उधार पे, उसको हम बोलते हैं लोन, लेकिन आरबीआई के अलावा किसी और सोर्स से पैसा ले उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक तरीका है गवर्नमेंट का लोगों से उधार लेने का। इट इज अ टेक्निक ऑफ अरेंजिंग मनी बाय द गवर्नमेंट बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम जनरल पब्लिक। तो बच्चों ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर डील गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई करता है। तो जब गवर्नमेंट ने बोला आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू पैसे का इंतजाम करने के लिए, तो आरबीआई क्या करेगा, प्रेस रिलीज निकाल देगा, प्रेस नोट निकाल देगा कि हाँ भाई आरबीआई इस फलाना ढिमकाना डेट को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर छोड़ रहा है, जो खरीदना चाहता है खरीद लो, जो इन्वेस्ट करना चाहता है इन्वेस्ट कर लो। तो हमारा जो एग्जाम्पल है उसके अंदर 1 करोड़ रुपए का इंतजाम आरबीआई को गवर्नमेंट को करके देना था। तो उसके लिए वो क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करेगी मार्केट के अंदर, और एक सिक्योरिटी लेटर से 10,000 रुपए की है। द प्राइस ऑफ वन गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज 10,000 रुपीज। तो मुझे बताओ आरबीआई ने टोटल कितनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करी है? 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 10,000, दैट इज 1,000 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये 1,000 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर आ चुकी हैं। अब जो भी चाहे, तुम चाहे इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो, तुम चाहे कंपनी हो, तुम चाहे कमर्शियल बैंक हो, तुम जो मर्जी हो, जो भी चाहे इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद सकता है। तो जैसे तुम इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करोगे, एज सुन एज यू विल परचेज दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तुम्हारे हाथ में आएंगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और गवर्नमेंट के हाथ में आएंगे पैसे जो तुमने पे करे हैं फॉर परचेजिंग दिस सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट के हाथ में पैसे आ गए हैं, उसको अब जो भी काम करना अपना काम करेगी, और जैसे ही सिक्योरिटीज की मैच्योरिटी डेट आएगी ये पैसे क्या कर देगी, लोगों को वापस कर देगी, जो इन द फॉर्म ऑफ डेट गवर्नमेंट ने लोगों से लिया था। तो ये मेरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सारी कहानी है। इसी कहानी के बेस पर हम इसकी एक डेफिनेशन बनाएंगे अभी, ठीक है। लेकिन उससे पहले तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज क्यों करेंगे, उनका क्या फायदा है इसमें? तो बच्चों गवर्नमेंट सिक्योरिटी का एक फीचर होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर ऑलवेज इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट पार। क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब है कि अगर 100 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ना एक, उसको हमेशा डिस्काउंट पर इशू करेगी, मतलब 90 रुपए की देगी गवर्नमेंट उसे। तुम लोग मतलब जनरल पब्लिक है, कॉमर्शियल बैंक्स है, जो भी एंटिटी है, ठीक है, ये लोग 100 रुपए की सिक्योरिटी किस में खरीदेंगे? 90 रुपए में खरीदेंगे। लेकिन जब पैसे को वापस करने की बारी आएगी तो पूरे के पूरे 100 रुपए गवर्नमेंट क्या करेगी, इन लोगों को वापस करेगी। तो ये जो सिक्योरिटीज है इनको इश्यू डिस्काउंट पे किया जाता है, लेकिन इसके पैसे पूरे वापस किए जाते हैं। तो ये फायदा होता है इन्वेस्टर्स का गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने का। तो अगर इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी की पूरी कहानी को मुझे कंक्लूड करना हो तो मैं बोल सकता हूं गवर्नमेंट सिक्योरिटी इज अ टाइप ऑफ डेट ऑब्लिगेशन दैट इज इशूड बाय अ गवर्नमेंट with a promise of repayment upon the securities maturity date। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक तरह की डेट ऑब्लिगेशन है। डेट ऑब्लिगेशन का मतलब है उधार जो वापस करना है, जो कि गवर्नमेंट इशू करती है। मतलब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी से उधार सिर्फ कौन मांग सकता है? गवर्नमेंट मांग सकती है। और ये जो उधार लिया है, ठीक है, इसको रीपे करना है जब भी इस सिक्योरिटी की डेट क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी। मतलब जब भी पैसे वापस करने की डेट आएगी
उसी डेट को लोगों का सारा पैसा क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं। तो बच्चों यही गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। अ वेरी सिंपल वे ऑफ अर्निंग मोर मनी, अ वेरी सिंपल वे ऑफ मल्टीप्लाइंग योर मनी, कि सस्ते में खरीद कर महंगे में बेच दो। तो जो भी इन दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस होगा वो एक इन्वेस्टर की इनकम होगी, वो एक इन्वेस्टर का प्रॉफिट होगा। तो बाकी सभी इन्वेस्टर्स की तरह कमर्शियल बैंक भी इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करता है, ताकि फ्यूचर्स में इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचकर जब इनकी मैच्योरिटी डेट आएगी ये और पैसे क्या कर सके, कमा सके। और इन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास गिरवी रखना पड़ता है अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती है, किससे, आरबीआई से। तो रेपो रेट क्या हुआ, अगर कमर्शियल बैंक ने शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई से लोन लिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को गिरवी रखकर आरबीआई के पास, तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं क्या बोलता हूं, रेपो रेट बोलता हूं। लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बैंक रेट बोलता हूं, शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं यहां पे क्या बोलता हूं, रेपो रेट बोलता हूं। तो वही जरा डेफिनेशन देखते हैं इसकी। रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो शॉर्ट टर्म फंड्स फ्रॉम आरबीआई यूजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलेट्रल। क्लियर है। एक बात जान लेंगे रेपो रेट के बारे में, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के बारे में। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी या फिर रेपो रेट के अंदर ये बैंक रेट की तरह नहीं है, ये बैंक रेट की तरह कोई फालतू टूल नहीं है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही सिग्निफिकेंट टूल है जिसको आरबीआई यूज करता है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के साथ टैकल करने के लिए। तो रेपो रेट इज यूज्ड बाय मॉनेटरी अथॉरिटीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड टू टैकल डिफ्लेशन। डिफ्लेशन यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इकोनॉमी के अंदर हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलती है, ठीक है, डिफ्लेशन देखने को नहीं मिलती। तो महंगाई बढ़ रही है इकोनॉमी के अंदर टाइम के साथ साथ, और इसी महंगाई से डील करने के लिए जो भी आरबीआई की अथॉरिटीज होती हैं वो रेपो रेट को यूज करती हैं ताकि इन्फ्लेशन को क्या कर सकें, हरा सकें, बाय यूजिंग रेपो रेट एज अ वेपन अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो रेपो रेट को यूज कैसे करते हैं, बिल्कुल सेम बैंक रेट वाली एक्सप्लेनेशन कॉपी पेस्टेड है। जैसे बैंक रेट को यूज करते हैं वैसे ही रेपो रेट को यूज करते हैं। तो ही जरा इसकी बात करते हैं। अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया तो कमर्शियल बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा लोन लेने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। कमर्शियल बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब कमर्शियल बैंक को लोन क्या पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। तो वो खुद लोन यहां पे क्या लेगा, कम लेगा। खुद लोन कम लिया, खुद के पास पैसे कम आए तो लोगों को भी पैसे यहां पे क्या कर पाएगा, कम दे पाएगा। लोगों को पैसे कम दिए तो लोगों के पास पैसा कम गया, मनी सप्लाई यहां पे क्या हुई, डिक्रीज हुई। तो रेपो रेट बढ़ाने की वजह से मनी सप्लाई क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और मनी सप्लाई डिक्रीज कब करते हैं, अगर मुझे किसके साथ डील करना हो, इन्फ्लेशन के साथ डील करना हो। तो ये जरा देखते हैं यहां पे, व्हेन सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस रेपो रेट इन्फ्लेशन इज कॉम्बैटेड। सिमिलरली अगर सेंट्रल बैंक आरबीआई ने रेपो रेट डिक्रीज कर दिया तो लोन सस्ता हो गया, तो कमर्शियल बैंक लोन ज्यादा लेगा। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है, रेपो रेट डिक्रीज हो गया तो लोन ज्यादा लेगा कमर्शियल बैंक, तो खुद के पास पैसा ज्यादा आएगा, लोगों को भी पैसा ज्यादा देगा। लोगों को ज्यादा पैसा दिया तो मनी सप्लाई यहां पे क्या करी, इंक्रीज करी। मनी सप्लाई इंक्रीज कब करते हैं, अगर मुझे किसके साथ डील करना हो, डिफ्लेशन के साथ डील करना हो। तो यहां पे देखेंगे व्हेन सेंट्रल बैंक डिक्रीजेस रेपो रेट, व्हेन सेंट्रल बैंक डिक्रीजेस रेपो रेट डिफ्लेशन इज कॉम्बैटेड। तो जो एक्सप्लेनेशन बैंक रेट की थी सेम कॉपी पेस्टेड एक्सप्लेनेशन किसके, यहां पे रेपो रेट की है। आई होप बैंक रेट और रेपो रेट क्लियर है। आज के लेक्चर में इतना ही। ये जो भी नोट्स मैं यूज करता हूं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम के चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम के चैनल पे आप उसको ज्वाइन कर लो। सारे वीडियोस के अपडेट और सारे नोट्स वहां पे तुम्हें पीडीएफ फॉर्म के अंदर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।